नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रुक्मणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा के प्रैक्टिस सेट ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन को देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। और आज का एक टेस्ट सीरीज नंबर है 23। इसके पहले 22 टेस्ट सीरीज हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग जाकर चैनल पे से या प्लेलिस्ट में से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का, टुडियार पंप नहर का निर्माण परियोजना जो है किस जनपद में है ये बताना है, किस जिले में है। ऑप्शन ये है इलाहाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, टुडियार पंप नहर निर्माण परियोजना जो है ये इलाहाबाद में है, यानी कि अब इसको प्रयागराज कहा जाता है और यहाँ पर ये स्थित है। और इस परियोजना से भदोही, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी के किसान जो है लाभान्वित होते हैं। इंदिरा नहर भारत का सबसे बड़ा नहर है। कौन सा नहर सबसे बड़ा नहर है? इंदिरा नहर। ठीक है, इंदिरा नहर जो है भारत का सबसे बड़ा नहर है। और इंदिरा नहर से राजस्थान के मरु क्षेत्र में हरित क्रांति भी आई है। बटेश्वर पंप नहर परियोजना बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जखलौन पंप नहर प्रणाली के टफ रूफ ग्रिड से ग्रीन एनर्जी तैयार किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसके ये इस योजना को हम मतलब इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हो लगभग उसमें सभी प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बातें हुई हैं, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी देंगे उनकी कितनी संख्या ये बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है गारंटी, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 100 दिन। ठीक है, नरेगा एक्ट 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे। ठीक है, नरेगा एक्ट 2 फरवरी 2006 से जो है लागू हो गया था। 2006 से ये लागू हो गया था नरेगा एक्ट को पूर्ण रूप से पूरे भारत में 2008 में लागू किया गया था। ठीक है, 2008 में पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 से क्या कहते हैं कि इसका नरेगा का नाम मनरेगा रखा दिया गया था। ठीक है, 9 से जो है इसका नरेगा का नाम क्या हो गया था? मनरेगा हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। तो ये कुछ हो गया पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है आदिम अवस्था, बी है सैनिक अवस्था, सी है औद्योगिक अवस्था और या डी है ये सभी। तो हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इन्होंने जो है सामाजिक विकास के मार्ग में आदिम अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था का वर्णन किया, यानी कि तीनों का इन्होंने वर्णन किया। तो आंसर इस प्रकार इसका डी पार्ट से हो जाएगा ये सभी। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर विक्टोरिया काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है, वह सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता की अवधारणा प्रस्तुत के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट से डी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, वर्णनात्मक रिसर्च। यह अनुसंधान जो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मोड यानी कि बहुलक की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ला मोड से हुई है, जिसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो मोड जो है इसको हिंदी में बहुलक कहा जाता है। ये इसका अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है फैशन या फिर प्रचलन। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा फैशन। ठीक है, अंकों किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है या मोड होता है। ठीक है, सांख्यिकी में बहुलक से तात्पर्य किसी समंक माला की सर्वाधिक आवृत्ति वाली माप से होता है। तो ये सांख्यिकी में बहुलक का आपने सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फैशन या प्रचलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबद्ध रखता है? ऑप्शन ए है कथक, बी है भरतनाट्यम, सी है ओडिसी या डी है कुचिपुड़ी। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है तो वो है कथक। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा कथक। और एक होता है कथकली।
कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये केरल का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, केरल का है कथकली। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो है कथक। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिशा में प्रचलित है, ओडिशा राज्य में प्रचलित है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है, केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है। तो इसमें जो है टोटल 51,000 रुपये मुहैया कराया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ किया गया था। तो प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना जो है लखनऊ में किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था, 1938 में। ठीक है, सर्वप्रथम 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्न में से कौन फसल बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। ऑप्शन ए तंबाकू, बी है अलसी, सी है जूट या डी है मूंगफली। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में जो है जूट की फसल जो है बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। आंसर इसका सी पार्ट से जगह जूट। ठीक है, सरयू जूट जो है सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में भी पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जूट उत्पादक जिले की बात करें तो बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी मुख्य है। जूट अथवा पटसन भी कहा जाता है इसको। इसकी बुआई अप्रैल मई में किया जाता है। ठीक है, अप्रैल मई में किया जाता है और ये सितंबर अगस्त में काटी जाती है। ठीक है, सितंबर अगस्त में इसको काटा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अधिकांश भागों में देसी किस्म की जूट ही बोई जाती है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल का नाम आता है, पहले स्थान पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। ठीक है, जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को ही कहते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये बताना है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, सिख धर्म का। ठीक है, सिख धर्म की शुरुआत जो है 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने किया था। सिख के धर्म ग्रंथ को आश्री आदि ग्रंथ और दशम ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो इनके जो है 9वें गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, इसके बाद 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे और इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की और यहीं अपनी गद्दी भी स्थापित किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहभागी आंदोलन जो है अवकोलन, सहभागी अवकोलन शब्द सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा प्रयोग किया गया था, ये बताना है। तो सहभागी सहभागी अवलोकन है। सहभागी अवलोकन शब्द जो है ये लिंडमैन द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। रेमंड लॉरेल लिंडमैन एक पारिस्थितिकीविद थे। ठीक है, और इन्हें पारिस्थितिकी में जो है पोषी गतिकी की अवधारणा के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जो है 10% का नियम दिया गया था। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन ने ही दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है, ये बताना है। तो सामाजिक संदर्भ में बात करें तो महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये जो है क्रम सही है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम आता है महिलाओं के बारे में। महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है 2001 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उन्हें चिन्हित करना है जो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध नहीं रखता है। उन्हें बताना है कि कौन ऐसे हैं जो कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं। तो वह हैं ध्रुव तारा जोशी। ठीक है, ये कथक से नहीं रखते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार की बात करें तो बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा नारायण प्रसाद आदि लोग हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित की बात करें तो कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, ठीक है, शांता राव, गीता नायक आदि हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उनसे संबंधित कलाकार जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मान सिंह हैं, रुक्मणी देवी, लीला सैमरन, मृणालिनी साराभाई, मालिका सरकार, ये सारे लोग जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला
शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा लखनऊ, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब लखनऊ में स्थित कुछ प्रमुख संग्रहालय और संस्थान उनके बारे में जान लेते हैं। तो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में ही है, ठीक है। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर हो गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये भी जो है कहाँ पे, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है। राजकीय ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में है। भातखंडे संगीत खान ये भी लखनऊ में है। संगीत संस्थान ये भी लखनऊ में है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू सुन के आप इलाहाबाद मत लगाइएगा, बाल संग्रहालय जो है मोतीलाल नेहरू के नाम से वो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये लखनऊ में। संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इतनी बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री या मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो ये है इसका आंसर ए पार्ट से हो जाएगा रायबरेली, ये रायबरेली में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो है स्थित है। वर्ष 2019 में वाराणसी में विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 अश्वशक्ति का टिवन रेल इंजन का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। रायबरेली कोच फैक्ट्री की वर्तमान क्षमता 1,000 कोच प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3,000 से अधिक कोच प्रति वर्ष करने की भी घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये बातें हुई इनके बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल? तो अगर हम बात करें विक्टोरिया मेमोरियल की तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण जो है रानी विक्टोरिया के याद में 1906 से लेकर 1921 के बीच जो है कराया गया था, ठीक है। और इस भवन के अंदर जो है एक संग्रहालय भी है। इसके वास्तुकार कौन थे? विलियम इमर्सन थे। ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट मंदिर ये दोनों जो है बनारसी में है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें आगरा का किला आगरा में स्थित है और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। तो ये बातें होंगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस पढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये चिकनकारी पढ़ाई शैली के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली जो है लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है, जहां मुगल शासकों के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। चिकनकारी ये सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध होती है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो मराठा राजा के नाम पर जो रखा गया कानपुर में वो है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, ठीक है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय है जो कि एक मराठा राजा थे, उनके नाम पर 1966 में कानपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, ठीक है। और छत्रपति जो साहूजी छत्रपति थे शिवाजी के पौत्र व संभाजी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पर जो इस विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय पड़ा, ठीक है। इनके शासनकाल में प्रारंभ में बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा थे। इनकी मृत्यु 1749 के बाद छत्रपति का पद जो है नाम मात्र का ही रहा। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो गाजीपुर जिले में अफीम की फैक्ट्री है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा गाजीपुर, ठीक है। और अगर हम बात करें इस तरीके से तो प्रदेश में अगर सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है तो वो बाराबंकी हो जाएगा, ठीक है, बाराबंकी। तो गाजीपुर जिला जो है गंगा नदी के किनारे वो बिहार की सीमा से लगा हुआ है। और 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पे हथकरघा व इत्र का भी उद्योग स्थापित है। यहीं पर ही जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र भी यहीं पर स्थित है गाजीपुर में, ठीक है। अफीम का उत्पादन भारत में निम्न 3 राज्यों में किया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन करता है, ठीक है। और विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश जो है वो है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान जो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो दिल्ली में मुख्यालय है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? ग्रामीण उद्योग की बात करें इनमें से तो खंडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, मार्बल उद्योग या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो ग्रामीण उद्योग में जो है खंडसारी उद्योग आता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। गन्ने के रस से गुड़ तथा खंडसारी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, खंडसारी जो है उद्योग के लिए मेरठ काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत का 50% से अधिक गुड़ खंडसारी उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। ठीक है, गुड़ का उत्पादन मूलतः दक्षिण एशिया में ही किया जाता है। गुड़ में औषधि गुण का भी विद्यमान होता है और भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी 2015 में कितनी निर्धारित की गई ये बताना है। तो आंसर की बात करें तो 178 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, 178 रुपये प्रतिदिन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 से प्रभावी हुआ था और इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विशेष समूह का गठन न्यूनतम मजदूरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण कर तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया गया था। अनूप सतपथी की अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया। अनूप सतपथी समिति ने जो है प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 375 की सिफारिश की थी 2019 में। ठीक है, 2019 में कितने रुपए की सिफारिश की थी? 375 रुपये की। तो ये कुछ बातें हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद को ग्रामीण परिवेश वाला जनपद कहा जाता है या कहा जा सकता है? ऑप्शन ये है इलाहाबाद, बी है सोनभद्र, सी है श्रावस्ती और डी है देवरिया। इनमें से अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती जनपद को ग्रामीण परिवेश वाला जनपद कहा जा सकता है। 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 11.8 आबादी शहर में निवास करते हैं। ठीक है, 11.8% आबादी जो है शहर में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरीकरण वाला जिला भी जो है श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में भी श्रावस्ती शामिल है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो श्रावस्ती का नाम आता है। श्रावस्ती जिला का साक्षरता दर है 46.74%। ठीक है, 46.74%, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में से सबसे कम है इसका। तो ये कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ था। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, 1965। FCI का पूरा नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। इसको शॉर्ट फॉर्म में FCI कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 1965 में स्थापना किया गया था। FCI बफर स्टॉक का प्रबंधन करता है। FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों का क्रय करता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के खोजकर्ता अमेरिकी विद्वान कौन थे, उनका नाम बताना है। तो हरित क्रांति के खोजकर्ता अमेरिकी विद्वान का नाम है विलियम गॉड। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, विलियम गॉड थे। इसके बाद अब इससे पॉइंट जान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हरित क्रांति के जनक अगर विश्व में बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलाग हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, अब भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। बिहार में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो आशीष अक्षत को माना जाता है। कौन है बिहार में हरित क्रांति के जनक? तो आशीष अक्षत हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग USA के कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने मैक्सिको के गेहूं पर शोध किया था। नॉर्मन बोरलाग को जो 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में हुआ था। ठीक है, तो ये बातें कुछ हो गई हरित क्रांति से संबंधित। तो ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।